हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 9th के अंदर एनसीईआरटी का जो आपका पहला चैप्टर है इतिहास में, उसका शीर्षक है भौगोलिक खोज। तो हम लोग भौगोलिक खोज के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। आखिरकार भौगोलिक खोज के क्या कारण रहे, उन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग इस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कि भौगोलिक खोज होता क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद अगर देखा जाए तो भौगोलिक खोज की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि जिसके के कारण हमें भौगोलिक खोज करना पड़ा, और भौगोलिक खोज में कौन कौन से कारक ऐसे थे जो जिम्मेदार हो सकते थे, या इसके पहले क्या ऐसा कारण था, ज्ञान कम था या क्या था। इसके बाद इसके जो मुख्य व्यक्ति होंगे उन सभी के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्लास 9 से थोड़ा सा हट करके हम और इसके बैकग्राउंड में जा करके इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भौगोलिक खोज हुआ क्या, क्यों है, मुख्य व्यक्ति कौन कौन से थे, और उसके प्रभाव आगे चल करके इसके क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम अपनी इस जर्नी को शुरू करते हैं। देखिएगा, ये जो आप नक्शा देख पा रहे होगे, ये किसका नक्शा है, ये विश्व मानचित्र का नक्शा है, जिसे हम लोग वर्ल्ड मैप भी बोलते हैं। और वर्ल्ड मैप में अगर देखोगे ना, तो आज के समय आपको जानते हो कि कुल कितने महादेश हैं, 7 महादेश हैं। बट देखा जाए तो जब इतिहास में एक समय ऐसा चला था जिसे हम लोग डार्क एज भी बोलते हैं, डार्क एज या अंधकार युग। तो डार्क एज के समय लोगों को सभी, ये नक्शा जो था लोगों के पास नहीं था। लोगों को इन महादेशों के बारे में जानकारी नहीं थी, लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी नहीं थी, यहाँ तक कि एशिया के कुछ हिस्से होते हैं उनके बारे में भी लोगों को जानकारी नहीं थी। तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, भौगोलिक खोज के लिए लोग प्रेरित होते हैं। तो इसके पीछे की कारण को, अगर कहानी को हम समझना चाहें तो हमें एक कहानी पहले से समझनी होगी। देखिए, यहाँ पर जो आप देश देख पा रहे होगे, ये देश कौन सा है, यूरोप। और यूरोप के अंदर अगर देखोगे ना, तो एक साम्राज्य हुआ करता था जिसे हम लोग बोलते थे रोमन साम्राज्य। यूरोप के अंदर एक साम्राज्य था जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य भी देखा जाए ना तो 2 हिस्सों में विभाजित था। एक हिस्सा कहलाता था पूर्वी रोमन साम्राज्य, और दूसरा हिस्सा हमारा क्या कहलाता था, दूसरा हिस्सा हमारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य कहलाता था। तो ये तो बात हो गई। पूर्वी रोमन साम्राज्य में कुछ हद तक वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाता था। मतलब यहाँ पे अभी भी क्या थे, लोग वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहे थे, वैज्ञानिक पद्धतियों की बात होती थी। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य के अंदर किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सोच को मान्यता नहीं दिया जाता था। ये आज भी पुरानी जो रूढ़िवादी परंपरा थी ना, उसे ही फॉलो करते थे। तो ये दोनों में अंतर था। फिर कुछ समय के बाद देखते हो ना, ये जो आप यहाँ पे देश देख पा रहे होगे, ये देश है हमारा सऊदी अरब। और सऊदी अरब के अंदर उसमें भी देखोगे तो मक्का और मदीना, ये 2 जगहें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पर एक धर्म का उदय होता है जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस धर्म को बोला गया इस्लाम। और इस्लाम को लाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे प्रॉफेट मोहम्मद साहब। तो अब क्या होता है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को लाया। इससे रिलेटेड कुछ सवाल देख सकते हो। प्रॉफेट मोहम्मद जी का जन्म होता है 570 एडी में, और इनकी मृत्यु हो जाती है कब, 632 एडी में। अब होता क्या है, जब इस्लाम धर्म आया ना, तो इस्लाम धर्म से पहले क्या हो रहा था, अभी तक अगर देखा जाए तो यूरोप वाले बहुत ही आसानी से क्या कर रहे थे, भारत या उसके अन्य देशों के साथ व्यापार कर रहे थे। इनको ईजिली भारत जाना होता था, तो इस रास्ते से ये भारत तक पहुंच पा रहे थे। लेकिन अब क्या होता है, जब प्रॉफेट मोहम्मद आए और इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा, तो धीरे धीरे इस्लाम धर्म का जो प्रभाव होगा ना, वो आपको इन सभी क्षेत्रों में देखने को मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो धीरे धीरे करके क्या हो गया, ये जो आपको प्रभाव देख रहा है, ये कौन से धर्म का प्रभाव बढ़ने लगा, इस्लाम धर्म का। तो इस्लाम धर्म का जब प्रभाव बढ़ा, तो अभी तक क्या हो रहा था ना, कुछ इंपॉर्टेंट जगह भी है। जैसे अगर इसमें, इस नक्शे में आप देखना चाहो, देख सकते हो। देखिए, 13वीं शताब्दी के आसपास ना कुछ ट्रेड रूट्स पहले से ही मौजूद थे। 13वीं शताब्दी में अगर देखोगे तो 13वीं शताब्दी में, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट था उसे हम लोग बोलते हैं सिल्क रूट।
सिल्क रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से क्या होता था, सिल्क का व्यापार हुआ करता था चाइना से, और कुछ हद तक इंडिया से भी जो है सिल्क और कॉटन का व्यापार हुआ करता था इस रास्ते से। अब इस रास्ते में अगर आप देखोगे ना तो दो जगहें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो है कॉन्स्टेंटिनोपल और एक जगह हो जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं जेरूसलम। अब जब इस्लाम बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो इस्लाम जब तेज़ी से फैलेगा तो लगभग घटना है आपकी 11वीं शताब्दी की। 11वीं शताब्दी के आसपास क्या होता है, जेरूसलम पर जो होता है वो किनका कब्जा हो जाता है, अरबों का कब्जा हो जाता है। और इसके अलावा अगर देखोगे तो एक जगह था कस्तुतुनिया, एक जगह आपको मिलेगा कस्तुनतुनिया। और 15वीं शताब्दी के आसपास का समय जो होगा ना, 15वीं शताब्दी में इस जगह पर किसका साम्राज्य हो जाएगा, तुर्कियों का। तुर्की जो आगे चल करके कौन सा साम्राज्य बनने वाला है, ऑटोमन साम्राज्य बनेगा। तो अब होगा क्या, अभी तक अगर आपने पिछले नक्शे को देखा होगा तो अभी तक यूरोप वाले बहुत ही आसानी से भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अब इसके इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जो होंगी जैसे कस्तुतुनिया और जेरूसलम, इन दोनों पर किसका प्रभाव आ गया है, तुर्कियों का प्रभाव आ गया है और अरबों का प्रभाव आ गया है। तो अब तुर्की और अरबों को ये लगने लगेगा ना कि यार यूरोप के लोग तो व्यापार इसी रास्ते से कर रहे हैं, मतलब हमारी ज़मीन तुर्कियों की ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है और व्यापार कहाँ हो रहा है, यूरोप के अंदर। तो तुर्कियों ने क्या करना शुरू कर दिया, यूरोप वालों से टैक्स लेना शुरू कर दिया, जिसे हम टोल टैक्स भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने एक तरह से कर लेना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे ये जो कर की राशि होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो कर की राशि को धीरे धीरे करके क्या किया गया, बढ़ाया गया। अब जब कर की राशि बढ़ेगी तो जो मसाले, मैं उदाहरण के लिए ले लेता हूँ कि मान लीजिए 10 रुपये में इनको एक कोई मसाला मिलता होगा, तो जब अब ये कर देने लगेंगे तो यही मसाले की कीमत मान लेते हैं कितनी हो गई, 100 रुपये हो गई। तो जो मसाला इनको कम कीमत पर अभी तक मिलता आ रहा था ना, वही मसालों की कीमत अब क्या हो गई है, लगभग 10 गुना बढ़ गई। तो जब मसाले की कीमतें बढ़ेगी तो क्या आम आदमी उस मसाले को खा पाएगा, नहीं। अब इनके साथ मजबूरी हो गई। अभी तक इन्होंने क्या किया था, पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर के ही चल रहे थे, किसी भी वैज्ञानिक प्रगति के बारे में ये बात नहीं करते थे। तो अब लोगों के मन में एक विचारधारा और आने लगी। अब इन्होंने अपने बारे में खूब बड़ाई चढ़ाई करके रखा था। इन्होंने बोल के रखा था कि अगर कुछ भी कारण होगा तो उसके प्रति कौन जिम्मेदार होंगे, ईसा मसीह। हमारी सुरक्षा कौन करेंगे, ईसा मसीह। तो जब इस्लाम ने इस पर कब्जा किया तो क्या ईसा मसीह उनको बचाने आए थे, नहीं आए थे। तो लोगों के मन में एक भ्रम टूटा कि यार ये जो बातें बोली गई है ना, रूढ़िवादी बातें जो बोली गई हैं ये गलत है, और रूढ़िवादी जो परंपराएं हैं उसको तोड़ना भी आवश्यक होगा, ये चीज़ था। और इसमें एक समस्या और थी कि अभी तक क्या था ना, यहाँ पर सामंतवादी व्यवस्था चल रही थी। सामंतवादी व्यवस्था जब भी होती है ना, मतलब धर्म का प्रभाव जो था वो स्टेट के ऊपर ज़्यादा था। तो उस स्थिति में क्या होगा, ना तो ये लोग किसी व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे, ना तो किसी वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके अलावा एक चीज़ और हुआ करता था, ये जो उस वक्त का धर्म भी था ना, वो कोई बहुत ज़्यादा, उस समय के अगर देखा जाए तो रोमन साम्राज्य जो है ईसाई धर्म से है, तो धर्म भी बहुत ज़्यादा उदार नहीं था, या धर्म जो है बहुत अधिक तक मानवीय नहीं था। तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो लोगों को इस सामंतवादी व्यवस्था पर क्या होने लगा, शक होने लगा, और इसी शक के आधार पर लोगों ने अब ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि क्या कोई अन्य रास्ता भी ऐसा हो सकता है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, भारत या एशिया पूर्व के देशों तक हम पहुंच सकते हैं। और इसी खोज की जर्नी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी खोज की जर्नी को हम लोग बोलते हैं भौगोलिक खोज, जिसे हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ तक बेसिक जो है वो समझ में आया होगा, और अब इसके आगे की कहानी को हम बढ़ाते हैं। तो देखिए, अब अगर देखोगे ना आप, तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ पहले समझ लेते हैं। देखिएगा, अब उस वक्त पे क्या था ना, लोगों के पास ज्ञान अल्पज्ञ था। अल्पज्ञ का मतलब, अल्पज्ञ मतलब ज्ञान की कमी थी, किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा नहीं देते थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि धरती जो है वो कैसी है, चपटी है, धरती को गोल भी नहीं मान रहे थे। तो धरती अगर चपटी होगी तो अगर कोई व्यक्ति समुद्र में नाव लेकर के गया तो एक दूरी पर जाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, अनंत में समा जाएगा। तो लोगों के पास ऐसे ऐसे बहुत सारी भ्रम फैला हुआ था, जिस कारण से क्या होता था, लोग समुद्र में जाने से भी डरते थे। उस वक्त पे किसी भी प्रकार का कंपास वगैरह भी नहीं था, कंपास जिसके मदद से वो क्या कर सकते थे, किसी भी दिशा के बारे में
जानकारी प्राप्त कर सकते थे। तो लोगों के भटकने की संभावना जो थी ना वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों भटक भी सकते थे, ये भी लोगों के डर रहता था। तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि उस वक्त के जो जहाज़ होते थे ना वो आकार में बहुत छोटे होते थे, और आकाश में जब छोटे होते तो समुद्र की लहरें में वो टिक नहीं पाएंगे। जब समुद्र में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो लहरों से उनका मुकाबला हो नहीं पाएगा। तो ये भी एक वजह मानी जा सकती है कि जो यूरोप के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस चीज़ के लिए कभी प्रयास नहीं किया। जहाज़ छोटे हैं, उतनी उसमें गति नहीं होती थी, कभी लहर आया तो पता चले उसको इधर घुमा के ले गया तो वापस से उनको उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही थी। तो ये कुछ चीज़ें हुई, लेकिन जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि अब सामंतवादी व्यवस्था जो है ना वो हमारे काम नहीं आ सकती, हमें व्यापार करने के लिए तुर्कियों को टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे बेहतर है कि हम कोई नया रास्ता खोजने का प्रयास करें। और उसी के क्रम में ना बहुत सारी चीज़ों की खोज होती है और बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान का आदान प्रदान होता है। और उसमें भी अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे, इसे बोला जाता है कंपास। कंपास की जो खोज होती है ना वो तो हुई थी चाइना के अंदर। अगर आप चाइना के अंदर देखोगे चाइना का इतिहास तो 4 ग्रेट इन्वेंशंस आप पढ़ोगे, 4 ग्रेट इन्वेंशंस। तो वो इसके तहत एक जो चीज़ खोज हुई थी वो क्या था, कंपास। कंपास की मदद से आप दिशा का ज्ञान कर सकते हो। तो ये अगर किसी के पास कंपास है तो कंपास का ज्ञान यूरोप वालों ने किससे सीखा है, अरबों से, क्योंकि अरबों को इसके बारे में जानकारी थी। अरब पहले से ही सिल्क रूट के माध्यम से चीन के साथ क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आप एक यंत्र देख पा रहे हो, इसका नाम क्या है, दूरबीन। दूरबीन की खोज किसने की है, गैलीलियो ने। और दूरबीन की मदद से आप क्या कर सकते हो, दूर समुद्र तक में दिशा देख सकते हो, दूर तक देख सकते हो। तो आपको अंदाज़ा लग सकता है, तो ये भी क्या हो सकता है, यातायात के साधन में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। यहाँ पर जो एक यंत्र देख पा रहे होगे इसे बोला जाता है एस्ट्रोलोब। इसे क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलोब। और एस्ट्रोलोब जो होता है वो किस चीज़ की दिशा को बताता है, वो अक्षांश को बताता है। अक्षांश बताएगा। जैसे देखिए अक्षांश क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी धरती है, तो धरती के अगर बीचों बीच समानांतर रेखा ऐसी कई बार खींची जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार बोलते हैं। मतलब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या बोलेंगे, तो अक्षांश की जानकारी हमें कहाँ से मिल जा रही थी, एस्ट्रोलोब से मिल जा रही थी। और एक नए किस्म के जहाज बनाने जाने लगे जिसको हम लोग बोलते थे कैरावल। नए जहाज को क्या बोला जाता था, कैरावल। और इसका जो सबसे पहले बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया है, पुर्तगालियों के द्वारा। तो ये जहाज जो होते थे ना वो हवा की गति से भी क्या कर सकते थे, हवा की गति की मदद से भी ये चल सकते थे। तो इन सब का ज्ञान आदान प्रदान हो रहा है, कुछ नई खोजें होना शुरू हो जा रही है। और जो नई खोजें होंगी उन्होंने क्या किया, भौगोलिक खोज को बढ़ाने में और ज़्यादा मदद करते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता था। यहाँ पर अगर देखोगे ना तो ये जो इस तरह से आप वो कुछ इंडिकेट करते थे और यहाँ से वो क्या कर सकते थे, अक्षांश के बारे में पता कर सकते थे। इससे कम से कम उनको एग्जैक्ट लोकेशन पता चलने लग गई थी कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पे और हमें जाना किधर है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना गया था उस वक्त के हिसाब से। और अब आगे की कहानी को देखिएगा तो देखते हैं। एक व्यक्ति का नाम आता है जिसका नाम है बार्थोलोमिया। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बार्थोलोमिया। इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो बार्थोलोमिया डिमास है। अब होता है क्या है समझते हैं। ये आपने वर्ल्ड मैप देखा, एक व्यक्ति होते हैं जो कहाँ के रहने वाले थे, पुर्तगाल के। और पुर्तगाल के व्यक्ति हैं बार्थोलोमिया। पुर्तगाल आपको कहीं यहाँ स्पेन के बगल में दिख जाएगा, पुर्तगाल, ठीक है, थोड़ा सा पेन। तो ये हमारा कौन सा है, पुर्तगाल है। अब पुर्तगाल से एक व्यक्ति निकलते हैं और वो निकलते हैं कि भारत की खोज करेंगे और भारत के अन्य रास्तों की खोज किया जाएगा। तो बार्थोलोमिया डिमास जो है वो निकलते कब हैं, 1488 एडी में। 1488 एडी में जब निकलते हैं ना, अच्छा इससे पहले अगर आप देखोगे तो जो मैंने 2 इंपॉर्टेंट शहर बताया था, एक तो बताया था जेरूसलम और एक बताया था कौन, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल पर भी कब्जा हो गया था, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल। तो अब उस जगह पर कब्जा हो गया तो यूरोप का व्यापार जो थोड़ा बहुत चल भी रहा था ना वो पूर्ण रूप से बंद हो गया। तो अब यूरोप वालों की मजबूरी हो गई थी कि वो भारत का रास्ता किसी न किसी दूसरे तरीके से खोजेंगे। और उस क्रम में जो पहला प्रयास किया गया था वो 1488 ईस्वी में किया गया है बार्थोलोमिया डिमास के द्वारा।
अब ये करते क्या हैं, ये 1488 ईस्वी में निकलते हैं, बट इनको जाना तो था भारत, लेकिन ये पहुंच कहाँ जाते हैं, यहाँ से पहुंच करके ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पहुंच जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, और कई लंबे समय तक ये मान के चलते हैं कि यही क्या है, भारत है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी समानताएं थी। लोगों का जो वर्ण होता है, स्किन का जो कलर था, वो लगभग एक जैसा था। तो कई समय तक तो ये यही मानते रहे कि यही क्या है, भारत है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति भी आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरे व्यक्ति की तस्वीर देख पा रहे हैं, वो उनका नाम क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस। अब क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, वो स्पेन के रहने वाले व्यक्ति थे। स्पेन आपको कहाँ दिखेगा, तो पुर्तगाल के बगल में ही आपको एक जगह दिख जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेन। अब ये भी निकलते हैं कि हम भी किसकी खोज करेंगे, ये भारत की खोज के लिए ही निकले थे। बट होता क्या है, भारत की खोज के क्रम में इनकी दिशा भटक जाती है और ये एक नई जगह पहुँच जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, अमेरिका। तो अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की है, तो अमेरिका की खोज किनके द्वारा किया जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा। और इसकी खोज कब की गई है, तो 1492 ईस्वी में। ठीक है। इसके बाद एक और व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है जिनका नाम होगा अमेरिगो, और इनका पूरा नाम हो जाता है अमेरिगो वेस्पुची। इन्होंने क्या किया था, ये भी स्पेन के ही रहने वाले थे, और ये क्या करते हैं, स्पेन, ये यूएसए तो खोज किसने दिया, अमेरिका, कोलंबस ने खोज कर दिया था अमेरिका की, लेकिन अमेरिका पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हो पाया था, और अमेरिगो के नाम पर ही इसका नाम फिर क्या पड़ जाता है, इसका नाम अमेरिका पड़ जाता है। तो इसका अगर आपसे पूछा जाए अमेरिका की खोज किसने की, तो आप क्या बताओगे, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। लेकिन अगर अमेरिका नाम किन के नाम पे पड़ा, तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे पड़ा। वो भी किस देश के रहने वाले थे, वो भी स्पेन के ही रहने वाले थे। इसके बाद अगर आप कहानी में और आगे बढ़ते हो, तो कहानी में आप एक नए व्यक्ति को देख पा रहे होगा यहाँ पे। इनका नाम है वास्को डी गामा। इनका नाम क्या है, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल के व्यक्ति हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। और इन्होंने 1497 में, ये पुर्तगाल के अंदर हैं, तो 1497 में अपने कुछ सहयोगियों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद ये चलते हैं भारत की खोज के लिए। तो लगभग इनको 11 माह का समय लगता है, और ये जब आए थे तो 3 जहाज के साथ आए थे। अच्छा, ये ऐसा नहीं था कि ये डायरेक्टली पहुंच गए थे, यहाँ से निकले और पता चले डायरेक्टली पहुंच गए कहाँ पे, भारत पे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये दक्षिण अफ्रीका में जब गए थे ना, पहले ये बीच बीच में, क्योंकि बीच का राशन पानी भी इनको लेना होता होगा, तो जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे तो इनकी एक मुलाकात होती है जिनका नाम क्या था, अहमद इन मजीद। ठीक है। तो ये क्या है, केरल के एक व्यापारी हुआ करते थे, केरल के व्यापारी थे, और इन्होंने क्या किया था, वास्को डी गामा को ये कहाँ लेकर के आते हैं, ये भारत तक लेकर के आते हैं। तो वापस ये यहाँ से कहाँ पहुँचे, यहाँ भारत में। अब होता है क्या, ये पहुँचे कहाँ पे थे, कालीकट पहुंचते हैं, कालीकट में। और कालीकट में उस समय के राजा होते हैं जिनका नाम था जमोरियन। तो जमोरियन साहब क्या करते हैं, इनका भव्य स्वागत करते हैं। और वास्को डी गामा भारत में रहते हैं, और भारत में रहने के बाद ये अपने तीनों जहाज़ों को किस चीज़ से भर के ले जाते हैं, मसालों से भर के ले जाते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 26 गुना कीमत पर वो जाके कहाँ बेचते हैं, पुर्तगाल के अंदर बेचते हैं। तो ये तो हमने वास्को डी गामा के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। अब अगर आगे देखोगे तो आपको 2 तस्वीरें और दिख पाएंगे। ठीक है। यहाँ पर अगर देखोगे तो एक व्यक्ति की तस्वीर दिख रही है, इनका नाम है कैप्टन कुक। इनका नाम क्या है, कैप्टन कुक। और कुक साहब ने किसकी खोज की, इन्होंने खोज की थी ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। अब अगर आप आगे देखोगे तो एक तस्वीर आपको और दिख रहा होगा, फ्रेडरिक मैगलन का। मैगलन, इन्होंने क्या किया था ना, अब लोगों में थोड़ी बहुत मिथ कम होना प्रारंभ हो गया था। लोगों को लगने लगा था यार कि जो पुरानी मान्यताएं हैं ना कि पृथ्वी चपटी है, ये है वो है, वो मान्यताएं कब होने लगी थी। तो उसी के क्रम में जो अगला स्टेप लिया जाता है वो किनके द्वारा लिया गया था, मैगलन के द्वारा। और मैगलन ने लगभग देखा जाए तो 1512 एडी में, नहीं माफ़ कीजिएगा, मैगलन ने 1519 एडी में क्या करते हैं, जहाज़ के माध्यम से सभी समुद्रों की यात्रा की थी। और जब समुद्रों की यात्रा करेंगे तो इन्होंने बाद में बोला था कि सभी समुद्र क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इससे पहले लोगों का भरोसा अलग था, लोग अलग अलग चीज़ों को जानते थे। लोग बहुत सारी दुनियाओं के बारे में नहीं जान रहे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में लोगों को नहीं पता,
अमेरिका के बारे में लोगों को नहीं पता था। तो मैगलन की इस थ्योरी के बाद अब लोगों का जो डर होता है ना, वो पूर्ण रूप से क्या होता है, मिट जाता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे हमारे मैगलन साहब, जिन्होंने कब लगाया था, 1519 AD के अंदर। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे एक प्रिंस की तस्वीर देख पा रहे होगे, जिनका नाम है प्रिंस हेनरी। ये कहाँ के रहने वाले थे, ये पुर्तगाल के रहने वाले थे। अभी तक क्या हो रहा था ना, प्रिंस हेनरी जो हैं उन्होंने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ स्टेप्स लिए थे। इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी लिए थे, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, इस चीज़ में शामिल किया जाता है। और ये जो आप एक महारानी जी की तस्वीर देख पा रहे होगी, ये है इसाबेल। इनका नाम क्या है, इसाबेल। और ये कहाँ के रहने वाली हैं, ये स्पेन की रहने वाली थी। तो इनका भी कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो भौगोलिक खोज में काफ़ी ज़्यादा था। अब कैसे ज़्यादा था इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत सारी उस वक्त पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनियां बनती थी, उन कंपनियों को अनुदान देना, उनको बढ़ावा देना या उनको लाइसेंस जारी करना, ये सब जो सबसे पहले प्रारंभ किया गया था वो किनके द्वारा किया गया था, प्रिंस हेनरी के द्वारा। और स्पेन के अंदर जो है ये व्यवस्था किनके द्वारा किया गया है, महारानी इसाबेल के द्वारा। तो इन दोनों का योगदान जो है ना, वो भौगोलिक खोज के लिए काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। खोज के क्या क्या फैक्ट्स रहे हैं, अब हम लोग इस अगले वीडियोस के अंदर इसको देखने वाले हैं कि भौगोलिक खोज के क्या क्या परिणाम होते हैं। तो हम परिणाम को लेकर के अगले पार्ट्स में इसको लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।